इसके साथ ही हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के सत्र की दूसरी वक्ता डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा जी को। आपका स्वागत करती हूँ मैडम। आपका परिचय देते हुए मैं अपने सुधी श्रोताजनों को बताना चाहती हूँ कि आपने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से एमएससी एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। विगत 25 वर्षों से हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विज्ञान तथा समसामयिक विषयों पर लेखन करती रही हैं। संप्रति हिंदी में विज्ञान लेखन कर रही हैं। विज्ञान संबंधी 20 अंग्रेजी में लिखित और 4 हिंदी में लिखित आपकी पुस्तकें प्रकाश में आ चुकी हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में मौलिक विज्ञान लेखन हेतु प्रदत्त पुरस्कार आपको दिया गया है। भारतीय अंटार्कटिक संभार तंत्र नामक पुस्तक के लिए वर्ष 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से यह पुरस्कार आपको प्रदान किया गया। शोध हेतु आपको मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य सम्मान से आप नवाजी गई हैं। देश के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में विविध विषयों पर आपके व्याख्यानों का लाभ लोगों को, श्रोताओं को मिलता रहा है। आपके कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से भी होते रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि आप सभा को संबोधित करें। आज के आपके व्याख्यान का विषय है अनुवाद विविध प्रयुक्ति क्षेत्र। डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा। धन्यवाद शिवानी जी। सबसे पहले तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष महोदय को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण वेब गोष्ठी में मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है। और साथ ही कार्यक्रम की बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रही शिवानी मैम और मेरे साथी वक्तागण आदरणीय पीसी टंडन सर, सभी को मेरा नमस्कार है और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रतिभागियों का भी मैं अभिवादन करती हूँ। जैसा कि हमारी जो संगोष्ठी है उसका विषय अनुवाद है और मुझे जो अपना विचार रखने के लिए जो विषय मिला है वो है अनुवाद के विविध प्रयुक्ति क्षेत्र। तो कल से हम लोग अनुवाद पर बहुत सी चर्चाएं कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो प्रयुक्ति क्षेत्र है वो अनुवाद का बहुत अधिक विस्तारित हुआ है। तो क्रमशः मैं आज अपने विचार रखना चाहूंगी कि किस तरह अनुवाद की यात्रा अनुवाद से ट्रांसलेशन तक आई है और धर्म और साहित्य के प्रयुक्ति क्षेत्र से लेके इंटरनेट के क्षेत्र तक आई है। इस पर कुछ स्लाइड्स के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्क्रीन दिख रहा है मैम आपको? जी मैम, जी दिख रहा है। तो अनुवाद के विविध प्रयुक्ति क्षेत्रों पर चर्चा करने से पहले हम ये देखें कि जो अनुवाद की संकल्पना है वो किस तरह से आई। तो चूंकि मैं एक विज्ञान लेखिका हूं और विज्ञान लेखन मेरा कर्तव्य भी है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो मनुष्य का जब जन्म हुआ, मतलब सृष्टि की संरचना के बाद जब मनुष्य पृथ्वी पर आया और उसने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में जब उसके समूह बने और भावाभी व्यक्ति के लिए उसने भाषा का आविष्कार किया और अपने भावों को एक दूसरे से अपने विचार रखे, व्यवहार किया वाणी का। और उसके बाद जब ऐसा ही क्षेत्र विस्तार होने लगा और अलग अलग समाज बनने लगे, अलग अलग भाषाओं के समाज बनने लगे और जब वो एक दूसरे से मिले तो कहीं ना कहीं आवश्यकता अनुवाद की आई, क्योंकि वो भाषा एक समूह को आती थी तो दूसरे को नहीं आती थी। तो फिर इस तरह से जो स्वभाषा में रूपांतरित करने के लिए अनुवाद की संकल्पना का जन्म हुआ। तो हम कह सकते हैं कि पारंपरिक रूप से जो अनुवाद परंपरा की शुरुआत हुई वो मौखिक रही होगी,
क्योंकि ये इतनी पुरानी भाषा की उत्पत्ति और अनुवाद की जो उत्पत्ति है वो इतनी पुरानी है कि हम उसके कोई जीवाश्म प्रमाण नहीं रख सकते हैं। तो ये एक अनुमान जो है लगाया जा सकता है और ये अनुमान मुझे लगता है कि बिल्कुल सही होगा। और दूसरी चीज एक और आती है कि यदि हम अनुवाद की प्रक्रिया का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन और विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि जो मस्तिष्क है, चाहे वो किसी भी प्राणी का हो, सिर्फ मैं मनुष्य की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी प्राणी का जो मस्तिष्क है वो एक प्राकृतिक अनुवादक की तरह कार्य करता है। यहाँ पर अधिकांश जो प्रतिभागी होंगे वो कला संकाय के होंगे, लेकिन फिर भी ये बात इतनी सामान्य है, ये वैज्ञानिक तथ्य इतना सामान्य है कि हम जो कोई भी बात करते हैं या कोई भी वस्तु को देखते हैं या किसी चीज को सुनते हैं तो वो सारी की सारी चीज जो होती है वो तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क उसका अनुवाद करता है और उसके बाद हम उस चीज को समझ पाते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया है इतनी त्वरित गति से होती है कि हम उसको ये नहीं समझ पाते कि हाँ कोई चीज गई, मस्तिष्क ने अनुवाद किया और फिर हम उसको समझ पा रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क इस अनुवाद क्रिया को करता है। तो जिस तरह से हम अनुवाद में कहते हैं कि एक स्रोत भाषा होती है, एक लक्ष्य भाषा होती है और अनुवादक को इन दोनों भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनुवाद नहीं हो पाएगा। तो मनुष्य के संदर्भ में जब हम देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो मूलतः एक बहुभाषी प्राणी होता है। ये बात हम अपने से भी बिल्कुल स्वयं का उदाहरण देख के भी कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस समय नहीं होगा जिसे सिर्फ और सिर्फ एक भाषा आती होगी। निश्चित तौर से दो भाषा तो उसे न्यूनतम आती ही है, वो इसलिए क्योंकि मनुष्य मूलतः बहुभाषी है, ये विज्ञान ने सिद्ध किया है। अब मैं जो कह रही हूं कि मस्तिष्क एक प्राकृतिक अनुवादक है, तो वो इसलिए हम कहते हैं कि जो एक वैज्ञानिक शब्द होता है विषयक प्रतिबिंबता, इसका अनुवाद से बहुत अधिक गहरा संबंध हम कह सकते हैं। क्योंकि यदि किसी विषय के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब जो है मस्तिष्क अनुवाद करके बनाता है और तब हम उस चीज को समझ पाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क स्रोत भाषा को भी समझ रहा है और लक्ष्य भाषा को भी समझ रहा है। लेकिन यदि मस्तिष्क के पास लक्ष्य भाषा की के बारे में वो नहीं जानता है, जैसे मान लीजिए कि मैं इस समय स्पेनिश में या फ्रेंच भाषा में बात कर रही होती, तो बहुत से लोगों को यदि वो भाषा नहीं आती है तो वो जो भी मैं कह रही हूं उसका कोई विषयक प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में नहीं बन रहा होता। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कह रही हूँ पानी, ये मैंने हिंदी में कहा, तो पानी जैसे ही हम बोलते हैं वैसे ही हमारे मस्तिष्क में वो प्रतिबिंब जो है बन जाता है। लेकिन यदि यही शब्द हम किसी दूसरी भाषा में कहते हैं, लैटिन भाषा में कहते हैं, फ्रेंच में कहते हैं, तो हमें उसके बारे में नहीं मालूम है, तो वो मस्तिष्क उसका प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा जो है वो किसी भी अनुवाद के लिए, चाहे वो प्राकृतिक अनुवादक हमारा मस्तिष्क हो या फिर वो एक ऐसा अनुवादक जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, चाहे वो मशीनी अनुवाद हो या मानवानुवाद हो, उसमें दोनों भाषाओं का होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। अब जैसा मैंने कहा कि जो अनुवाद शब्द है उसकी उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति के कुछ समय पश्चात ही हो गई, यानी दोनों की उत्पत्ति जो है लगभग एक साथ ही हुई होगी, क्योंकि दोनों की आवश्यकता जो है एक साथ हुई है। अब हम यदि इसकी व्युत्पत्ति पर जाएं तो आप देखेंगे बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी होगी कि जो अनुवाद शब्द है वो संस्कृत भाषा की वद धातु से उसकी उत्पत्ति हुई है। वद जो धातु है उसका मतलब होता है बोलना या कहना, उसमें घंग्य प्रत्यय जब लगा तो वो वाद हो गया, वद से वाद हो गया और वाद का अर्थ हुआ कही हुई बात, और इसमें भी जब अनु उपसर्ग लग गया तो वो बन गया अनुवाद। तो इस तरह से जो अनुवाद शब्द है उसका अर्थ हुआ पुनः कथन। आप देखेंगे कि शब्दार्थ चिंतामणि जो शब्दकोश है उसमें भी कहा गया है कि प्राप्तस्य पुनः कथनी, यानी कि जो बात बार बार पुनः कही गई है वो अनुवाद है।
इसी तरह से जब हम अनुवाद को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे यहाँ की भारत की जो वैदिक परंपरा थी, जो शिक्षा की पद्धति थी, उसमें लिखित नहीं होता था, श्रुत परंपरा थी, जो बोला जाता था गुरु के द्वारा, वो शिष्य उसे ग्रहण करता था सुनकर, और फिर से उस बात को आगे बढ़ाया जाता था। तो अनुवाद के लिए एक और शब्द का प्रयोग होता था उस समय, अनुवाक। तो अनुवाक और अनुवाद जो थे वो एक ही थे, यानी पहले से जो बात कही गई है, इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे भारतीय दर्शन ग्रंथ हैं, न्याय और मीमांसा दर्शन है, उसमें इसकी बड़ी ही अनुवाक और अनुवाद शब्दों के नाम से इसको विश्लेषित किया गया है कि किसी भी कही हुई बात की पुनः व्याख्या। लेकिन ये वैदिक हम बात कर रहे हैं, कालांतर में हर चीज जिस तरह से परिवर्तित होती है, अनुवाद शब्द या अनुवाद प्रक्रिया जो है वो भी क्रमशः परिवर्तित होते होते आज के दौर में हम बात करें तो अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के साथ उसका संबंध जुड़ गया है। अब वो अनुवाक या अनुवाद वाले गूढ़ अर्थ में नहीं रह गई है। और जब ट्रांसलेशन शब्द की बात आती है तो इसका अर्थ होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जो भाव और विचार है, उसके मूल भाव को बनाए रखते हुए उसको हम अनुवादित या भाषांतरित करते हैं। तो भाषांतर और अनुवाद, इसमें बहुत बारीक सा अंतर है, जिसको जो एक अनुवादक है वो ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, या जो अनुवाद को पढ़ रहे हैं, अनुवाद का अध्ययन कर रहे हैं, वो समझ सकेंगे कि भाषांतर और अनुवाद के बीच में बिल्कुल छोटा सा एक अंतर होता है। अब हम बात करें कि किस तरह से जो अनुवाद का इतिहास हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान के अनुवाद में रहा है, तो आप देखेंगे कि बहुत प्राचीन समय में, सिर्फ भारत की ही बात नहीं, अन्य जो विश्व के सभ्यताएं या संस्कृति है, वहां भी हम देखेंगे कि जब राजा संस्कृति होती थी, एक राजा होता था और एक प्रजा होती थी, तो जब एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था या देशाटन हुआ करते थे, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाया जाता था, तो दुभाषीय रखे जाते थे। तो दुभाषीय को हम कह सकते हैं कि अनुवाद का वो एक आदिम रूप था। इसी तरह से जब हम अपने भारत के ज्ञान विज्ञान के संबंध में बात करते हैं, तो फाहियान का नाम आप सभी उनसे परिचित हैं कि वो यहाँ आए, चीनी यात्री थे वो। 25 वर्ष तक वो हमारे भारत में रहे, संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, इतिहास का अध्ययन उन्होंने किया, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि भारत का साहित्य कितना समृद्ध है, तो उन्होंने अपनी चीनी भाषा में उनका अनुवाद किया। और यहाँ से आप देखेंगे कि जो हमारा ज्ञान विज्ञान था, भारतीय ज्ञान विज्ञान, उसका विस्तार होना शुरू हुआ। और वो विस्तार का जो आधार है वो यही अनुवाद प्रक्रिया है। उसके बाद आप देखेंगे 6वीं 7वीं शताब्दी में जो चीनी अनुवाद हमारी भारतीय संस्कृति या सभ्यता या साहित्य का हुआ था, वो जापानी में उसका अनुवाद हुआ, और उसके बाद हमारा जो साहित्य था माफ कीजिए, वो जापान में गया। और इस तरह के बहुत से अनुवादी प्रयासों के उदाहरण हमारे देश में आपको मिल जाएंगे। आप देखेंगे बहुत से ऐसे अनुवादक रहे हैं, क्योंकि ये जो आप इसका सामने देख रहे हैं स्लाइड, उसमें हमने मध्यकालीन युग जो हमारा भारत का आया था, जब इतने आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और बहुत से ऐसे ग्रंथ थे जिनको नष्ट कर दिया गया, लेकिन जो ग्रंथ बचे उनको उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो बहुत उपयोगी है, इससे हम अपनी अरबी और फारसी साहित्य को भी समृद्ध कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अजीज शम्स बहाए नूरी थे, उन्होंने हमारे बृहद संहिता जो वराह मिहिर ने लिखी थी, उसका उस समय अरबी भाषा में अनुवाद किया। और भी कई, अकबर के समय में तो एक मकतब खाना करके विभाग ही बनाया गया था अनुवाद का, कि जितने भी हमारे संस्कृत के ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद हुआ था। और दारा शिकोह ने हमारे उपनिषदों का अनुवाद जो है वो फारसी में किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से अनुवाद प्रक्रिया के माध्यम से ही हमारा जो समृद्ध साहित्य था वो विस्तार पा रहा था। उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस अनुवाद के कारण ही हम
अरबों और फारसी भाषा क्षेत्रों की तरफ बढ़े। और आप देखेंगे कि अंत कुवेतिन डुब्रोन जो थे, उन्होंने फ्रेंच और लैटिन भाषाओं में हमारे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। तो हमारा जो साहित्य था वो फ्रेंच और लैटिन पाठकों तक पहुंचा। इसी तरह से जर्मन एक अनुवादक थे स्कोपनार, उन्होंने जर्मन भाषा में हमारे इन्हीं संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। तो ये तो वो लोग थे जिनके माध्यम से अनुवाद के द्वारा जो हमारा संस्कृत साहित्य था, जो क्योंकि उस समय सिर्फ हमारे जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में ज्यादातर थे, तो इसलिए वो साहित्य जो था वो विश्व के विभिन्न देशों में गया। इसके अलावा भी हम यदि देखें, भारत से इतर यदि हम विश्व में अनुवादकों के माध्यम से जो साहित्य एक भाषा से दूसरी भाषा में हुआ, यहाँ एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये वो दौर था जबकि अनुवाद का जो प्रयुक्ति क्षेत्र था वो सिर्फ संस्कृत, संस्कृति और सभ्यता और साहित्य तक सीमित था। वहां पर इस तरह जो आज हम वर्तमान में आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से अनुवाद का प्रयुक्ति क्षेत्र बढ़ा, विस्तारित हुआ है, लेकिन ये वो दौर था जबकि प्रयुक्ति क्षेत्र जो थे अनुवाद के वो साहित्य, धर्म और संस्कृति थे, जो भाषा के माध्यम से विस्तार पा रहा था। तो उसमें आप देखेंगे कि जो उस समय के सबसे ज्यादा पुराने जो अनुवादक हैं, जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं पितामह हैं अनुवादक के विश्व स्तर पर, वो थे सेंट जेरोम, जिन्होंने बाइबल का जो अनुवाद था वो ग्रीक और हिब्रू भाषा से लैटिन भाषा में किया। और ये आज भी जो बाइबल का उपयोग किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सेंट जेरोम के द्वारा जो बाइबल अनुदित हुई थी उसका ही प्रयोग चला आ रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कॉन्स्टेंस गॉर्नेट ये बड़ी ही विदुषी अनुवादक रही हैं, जिन्होंने चेकोव और टॉलस्टॉय जैसे रूसी लेखकों की पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ये वो दौर था कि जब रूसी जो साहित्य था वो अंग्रेजी पाठकों तक पहुंचा, क्योंकि सिर्फ रूस तक ही वो सीमित नहीं रहा। और इन अनुवादक जो कॉन्स्टेंस थी उन्होंने रूसी साहित्य को अंग्रेजी देश जो थे वहां पहुंचाया। इसी तरह से आप देखेंगे जॉर्ज लुइस बार्गेस, इन्होंने अंग्रेजी साहित्य को स्पेनिश भाषा में अनुवाद किया। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रमशः अनुवादकों के माध्यम से किस तरह से साहित्य जो है वो विस्तारित हो रहा है अलग अलग भाषाओं में। आप देखेंगे एडवर्ड जॉर्ज सिडेनस्टर जो थे उन्होंने जापानी साहित्य का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। तो इस तरह से जो जापानी साहित्य था वो अंग्रेजी के कारण पूरे विश्व में फैला, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि अंग्रेजी आज भी ऐसी भाषा है जिसके पाठक ज्यादा हैं। और वही बात आप देखेंगे कि ग्रेगरी रबासा जो थे उन्होंने पुर्तगाली और स्पेनिश साहित्य का अनुवाद अंग्रेजी में किया। और ये वो लोग थे जिन्होंने उस दौर में अनुवाद के माध्यम से साहित्य को विस्तारित किया एक भाषा से दूसरी भाषा में। अभी भी आप देखिए कि रिचर्ड पिवियर जो कि एक अमेरिकी प्रोफेसर है और उनकी जो धर्मपत्नी है लॉरिसा वोलोन्स्की, वो एक मूल रूप से रूसी साहित्यकार हैं। ये दोनों मिलके आज भी पूरे रूसी साहित्य को अंग्रेजी में अनुवादित कर रहे हैं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने साहित्य के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से साहित्य को विश्व स्तर पर विस्तारित किया। अब हम यदि अपनी भारतीय साहित्य की बात करते हैं, उसमें भी विशेष रूप से हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा देश है वो खुद भी एक बहुभाषी देश है। हमारे यहाँ बहुभाषिता हमारी पहचान है। और इन भाषाओं में भी आप जो द्रविड़ भाषाएं हैं, जिनको हम कहते हैं कि बड़ी कठिन भाषाएं हैं, लेकिन मैं समझती हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि कोई भी भाषा या कोई भी अनुवाद या कोई भी जो शब्दावली है वो कठिन या सरल हमारी अपनी योग्यता पर निर्धारित होती है। किसी के लिए कोई बात कठिन हो सकती है, किसी के लिए कोई बात सरल हो सकती है, वो उसका एक अलग मानदंड होता है। और ये जो अनुवाद की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आप देखेंगे, एक उदाहरण के तौर पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाणभट्ट की आत्मकथा है
उसको कितने ही हमारे जो द्रविड़ भाषी अनुवादक हैं, इसमें शंकर राजू नायडू हैं, AC कामाक्षी हैं, इन्होंने किस तरह से बाणभट्ट की आत्मकथा को तमिल में और कन्नड़ में अनुवादित किया, और वहां के जो पाठक थे उन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा को जाना कि अच्छा ऐसा भी कोई साहित्य हिंदी में उपलब्ध है। तो ये निर्भर करता है कि किस तरह से कोई एक अनुवादक अपने धर्म का निर्वहन करते हुए सही अर्थों में साहित्य को विस्तारित करता है। कामायनी की ही बात यदि आप लें, जयशंकर प्रसाद की कामायनी का अनुवाद जो है वो मलयालम में श्रीधर मेनन जी ने किया, और कामायनी जैसे दर्शन को वहां मलयालम के लोगों ने भी समझा। तो मैं बार बार वही कह रही हूं कि ये वो प्रयुक्ति क्षेत्र है अनुवाद का जो साहित्य तक सीमित है। अभी भी आप साहित्य अकादमी की जब साइट पर जाएंगे तो एक कार्यक्रम हुआ करता था कवि अनुवादक। इसका उद्देश्य ही यह था कि विभिन्न तरह की जो हमारी काव्य कृतियां हैं या जो भी अन्य कविताएं हैं उनको एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करके लोग साहित्य के माध्यम से जुड़े। तो अनुवाद ऐसा सेतु है जिसने सिर्फ साहित्य को ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो बहुभाषी हमारी संस्कृति है उसको एक दूसरे से जोड़ा है। आज भी आप देखिए कि जो लोग गोवा आते हैं, यदि उन्हें कोंकणी नहीं आती है या जो गोवा में हमारे यहाँ कोंकणी बोलने वाले लोग हैं उन्हें हिंदी नहीं आती है, तो वहां अनुवाद की आवश्यकता, अनुवाद की सहायता हमें लेनी पड़ती है। और ऐसे ही भारत के जितने भी अन्य राज्य हैं, जब हम वहां पर्यटन के लिए जाते हैं तो हमें अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। भावानुवाद भी होता है और शब्दानुवाद भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनुवाद है उसका महत्व आप देखेंगे भाषाई सीमाओं को तोड़कर सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व जो है उसका क्रमशः बढ़ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से साहित्य की प्रयुक्ति क्षेत्र को तोड़कर अब भाषा पर्यटन की तरफ भी गई, क्योंकि हमारा देश बहुभाषी है। और इस तरह का ही, चाहे साहित्य की प्रयुक्ति क्षेत्र की बात हो रही है, पर्यटन की प्रयुक्ति क्षेत्र की बात हो रही है, धीरे धीरे जो प्रयुक्ति क्षेत्र हैं उनकी सीमाएं जब विस्तारित हुई तो वहां अनुवाद की आवश्यकता और अनुवाद के महत्व को जब स्वीकारा जाने लगा, अनुवाद कार्यों और अनुवादकों, दुभाषियों, भाषांतर, ये जितनी भी चीज हैं जो अनुवाद के अंतर्गत आने वाले चीजें हैं, उन सब के महत्व को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया तो ये स्वीकार किया गया कि कहीं ना कहीं अनुवाद को बनाए रखना है। और आप जानते हैं कि जब हमें किसी चीज को अक्षुण्ण बनाए रखना होता है तो उसके अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय दिवस जो है स्थापित किए जाते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जब अनुवाद के वैश्विक महत्व को स्वीकार किया गया तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 से 30 सितंबर की जो तिथि है उसको अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में निर्धारित किया, और तब से हम लगातार अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मना रहे हैं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था संत जेरोम का, और उनको ही सम्मानित करते हुए उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम 30 सितंबर को मनाते हैं। और इसका हर साल एक अलग अलग विषय निर्धारित किया जाता है। जैसा कि जो वर्ष 2020 है उसका विषय निर्धारित हुआ था अनुवाद तथा देशज भाषाएं। अब देखिए, देशज भाषाएं यानी बिल्कुल एक सीमित क्षेत्र में, जैसे उदाहरण के लिए आपको याद होगा कि अंडमान निकोबार की एक भाषा थी जिसको 4-5 साल पहले एक अकेली महिला बची थी जिनका निधन हुआ, और वो सिर्फ वो उस भाषा को बोलती थी। ऐसे विश्व में अनेक भाषाएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं, और हम जानते हैं कि एक भाषा का विलुप्त होना एक पूरी की पूरी संस्कृति का विलुप्त होना होता है, क्योंकि जो एक अनुवादक होता है, जो दुभाषीय होते हैं, वो सांस्कृतिक दूत की तरह कार्य करते हैं। तो जो देशज भाषाएं हैं, सिर्फ हमारे ही देश की यदि बात की जाए तो कितनी बोलियां हैं, वो भी देशज भाषाएं हैं। उनकी विलुप्ति को, उनको लुप्त होने से बचाने के लिए अनुवाद जो होता है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये सब जितनी भी विलुप्तियां हैं उन सब को बचाने के लिए अनुवाद
एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब यदि हम 21वीं सदी की बात करें, जहां पर जो अनुवाद प्रक्रिया है वो साहित्य को छोड़कर पर्यटन में आई, और पर्यटन को छोड़कर आप देखेंगे कि किस तरह से जब ऑनलाइन शॉपिंग हम कर रहे हैं, या कितनी सारी जो मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आई और उन्हें अपना सामान बेचना है, तो किस तरह से उन्होंने भाषाई अवरोधों को तोड़ते हुए, अनुवाद को आत्मसात करते हुए जगह जगह अपनी अलग अलग भाषाओं में अपने विज्ञापनों को दिया। तो आप देखेंगे कि वैश्वीकरण के इस दौर में, 21वीं सदी के इस दौर में अनुवाद की जो प्रयुक्ति क्षेत्र बढ़े हैं, अनुवाद की अपनी एक भूमिका, अनुवाद की अपनी एक महत्ता को देखते हुए विश्व मंच पर कितना बड़ा विस्तार जो है इसको मिल रहा है। आप देखेंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता गण जाते हैं, अपने संवाद करते हैं, तो वहां भी अनुवाद की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से धीरे धीरे अनुवाद ने खुद अपनी महत्ता को रखते हुए विश्व स्तर पर अपने प्रयुक्ति क्षेत्रों को बढ़ाया है, या हम कह सकते हैं कि प्रयुक्ति क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता बढ़ी है। आप देखिए कि किस तरह से धर्म, सभ्यता, संस्कृति और साहित्य के बंधनों को तोड़ते हुए अनुवाद की प्रक्रिया को जो विविध प्रयुक्ति क्षेत्र मिले हैं, वो शिक्षा में भी बहुत से चीजें आती हैं। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से शिक्षा सिर्फ एक प्रयुक्ति क्षेत्र में कितनी क्षेत्र समाहित हैं जहां पर अनुवाद प्रक्रिया की जरूरत होती है। संचार है, पर्यटन है, इंटरनेट है, ये वो प्रयुक्ति क्षेत्र हैं जहां क्रमशः आप देखेंगे कि बिना अनुवाद के कोई काम हो ही नहीं सकता है। व्यवसाय है, वाणिज्य है, तो ये 21वीं सदी के वो विविध प्रयुक्ति क्षेत्र हैं जहां पर अनुवाद प्रक्रिया निरंतर हो रही है, और यदि अनुवाद नहीं होगा तो ये क्षेत्र बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, वहां कहीं भी इनका काम रुक जाएगा, वो काम कर ही नहीं सकते हैं। और इसमें भी आप एक चीज देखेंगे, जो भाषा के हमारे शोधार्थी जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो भली भांति जानते हैं कि किस तरह से भाषा का प्रयोजन मूलक स्वरूप प्रयुक्तियों के आधार पर आया है। प्रयोजन मूलक से तात्पर्य है कि प्रयोजन के आधार पर भाषा का रूपांतरण होता है। प्रशासनिक क्षेत्र में यदि भाषा है तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है। हम जो बोलचाल में जो बात करते हैं वो आप प्रशासन में प्रयुक्त नहीं कर सकते, विधि में प्रयुक्त नहीं कर सकते, वाणिज्य या साहित्य में प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो जो प्रयुक्ति क्षेत्र हैं वो प्रयोजन मूलक आधार पर भाषा को भी परिवर्तित करते हैं। तो जब भाषा परिवर्तित होती है प्रयोजन मूलक आधार पर, तो अनुवाद भी परिवर्तित होता है। तो भाषा के तदनुरूप ही प्रयोजन और प्रयुक्तियां अनुवाद को भी वैसे ही प्रयुक्ति क्षेत्र प्रदान करते हैं। तो उस आधार पर यदि हम देखें तो साहित्य और साहित्येतर अनुवाद आता है। साहित्य का अनुवाद जो है उसमें साहित्य की जितनी विधाएं हैं, काव्यानुवाद है, नाटकानुवाद है, जितनी भी विधाएं हैं वहां अनुवाद होता है। वहां शब्दानुवाद और भावानुवाद अलग प्रकार के होते हैं। और जब साहित्येतर अनुवाद की बात आती है तो प्रयुक्ति क्षेत्रों का विस्तार जो है वो अलग हो जाता है, और विविध प्रयुक्ति क्षेत्र जिनका मैंने जिक्र किया वहां उस हिसाब से अनुवाद को किया जाता है। लेकिन एक बात आप देखेंगे कि चाहे अनुवाद किसी भी तरह का हो, जितने भी हमने प्रयुक्ति क्षेत्रों में अनुवाद को देखा, लेकिन समस्त तरह के अनुवाद के लिए जो प्रक्रिया के चरण हैं वो समान होते हैं। और वो जो चरण है वो 5 चरणों में पूरी जो अनुवाद प्रक्रिया है वो होती है। एक अच्छे अनुवादक को इन 5 चरणों से गुजरकर अनुवाद को करना होता है। और वो 5 चरण कौन से हैं कि सबसे पहले कोई भी चीज हो, किसी भी प्रयुक्ति क्षेत्र का अनुवाद हो, उस जो भी मूल पाठ दिया गया है उसको बहुत ही गहनता से पढ़ना पड़ता है। ये पहला चरण है। उसके बाद पढ़ने के पश्चात उसका विश्लेषण करना पड़ता है, और जब आप पढ़ने और विश्लेषण की प्रक्रिया से गुजर जाते हैं तो उसको पहले भाषांतरण करना होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि भाषांतरण और अनुवाद में बिल्कुल बारीक सी अंतर होता है।
तो भाषांतरण जो है अनुवाद प्रक्रिया का तीसरा चरण होता है, और भाषांतरण करने के बाद जो चौथा चरण आता है वो हमें समायोजन करना होता है। जो भी एक अच्छा अनुवादक है, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में भी यदि गहराई से अनुवाद करेगा, तो उसे इन चरणों से गुजरना होता है। और अंततः जब वो चौथे चरण में जाके समायोजन करने के पश्चात पूरा अनुवाद कर लेता है, तो मूल अनुवाद से उसे तुलना करनी पड़ती है, और तब जाकर ये अनुवाद प्रक्रिया जो है समाप्त होती है और एक अच्छा अनुवाद जो है बनता है। तो इस तरह से जब ये अनुवाद जो है वो एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है या एक गहन अध्ययन है। और इसलिए आप देखेंगे कि इस समय जो हमारे विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय हैं, वहां अनुवाद अध्ययन एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। हमारे खुद मैंने देखा आपके महाविद्यालय में भी अनुवाद अध्ययन एक विषय है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन स्टडीज। और डेलिसल ने 1999 में एक इस अनुवाद अध्ययन को कहा कि अ ब्रांच ऑफ द ह्यूमैनिटीज डिवोटेड टू द सिस्टमैटिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ द थ्योरेटिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटिंग, या दोनों। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अनुवाद अध्ययन अपने आप में एक विषयक प्रयुक्ति उसको मिली है, विषय के रूप में भी उसको एक प्रयुक्ति क्षेत्र मिला है। और अनुवाद अध्ययन करने के लिए जो मैंने कहा कि अनुवाद अध्ययन के लिए भी पढ़ाई हुए कोर्स है उसका, कि किस तरह से उसका इतिहास रहा और किस तरह से उसको करना चाहिए, ये सारी बातें अनुवाद अध्ययन के अंतर्गत हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो ये जो जितने भी प्रयुक्ति क्षेत्र हैं अनुवाद के, उसमें आप देखेंगे कि उसका संबंध विश्वग्राम की संकल्पना से हमें जोड़ता है। जो विश्वग्राम है कि पूरी दुनिया एक गांव की तरह बन गई है। जो हमारे जितने भी इंटरनेट हैं या टीवी, रेडियो, नेटवर्क, इन सब ने पूरे विश्व को एक गांव बना दिया है। और वहां जो गांव की संकल्पना है, उसमें कहीं ना कहीं जो अनुवाद है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो प्रयुक्ति क्षेत्रीय अनुवाद है, उसने पूरे विश्वग्राम की संकल्पना को एक रूप दिया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो अनुवाद है उसकी जो भूमिका है, उसमें अब हम इधर आते हैं कि किस तरह से जो अनुवाद हुआ या प्रयुक्ति क्षेत्रों में जो अनुवाद हो रहा है वो दो तरह का है। एक मानवानुवाद होता है और एक मशीनी अनुवाद, क्योंकि हम 21वीं सदी में तकनीकी के युग में है। तो वहां लेकिन जो मानवानुवाद है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि जो मशीनी अनुवाद है वो सिर्फ आपको सहयोग प्रदान कर सकता है, वो भावों में आप उतना उपयोगी नहीं हो सकता है, वो सिर्फ एक आपको क्लू दे सकता है। मानवानुवाद की बात करें तो हम देखेंगे कि किस तरह से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मानव अनुवाद माना गया है वो गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा जो हम होंगे कामयाब गाना है। बहुत से लोगों को तो शायद इल्म ही नहीं होगा कि ये अनुदित कृति है, क्योंकि इतना अच्छा अनुवाद चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले की अंग्रेजी गीत का किया गया। और इसी तरह से आप देखेंगे जो मशीनी अनुवाद होता है वो मशीनी तकनीकी आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उसमें कई अनुवाद के सिद्धांत हैं, नियम आधारित, सांख्यिकी आधारित, अंतर्भाषाई आधारित, उसमें सॉफ्टवेयर में ये सब चीजें डाली जाती हैं और ये मशीनी अनुवाद जो होता है। मशीनी अनुवाद में मैं एक बात को बताना चाहूंगी कि ये जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो उनका जो आधार था वो सिर्फ कंप्यूटर आने से ही नहीं है। आप जब अनुवाद का अध्ययन हम करते हैं, इतिहास के अनुवाद के इतिहास का, तो जापान में और अमेरिका में जब टाइपराइटर बने थे तब आप देखेंगे कि उस समय बहुत से ऐसे यंत्र बनाए गए थे जो अनुवाद किया करते थे। तो जो आज मशीनी अनुवाद हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से या एप्स के माध्यम से कर रहे हैं, तो उनके मूल में कहीं ना कहीं वो टाइपराइटर युगीन जो यंत्र थे अनुवाद के वो काम करते हैं। आज आप देखेंगे कि अनुवाद के जो मशीनी अनुवाद है उसमें भी बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। कहीं ना कहीं वहां भी भावों का ध्यान रखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने बहुत पहले मशीनी अनुवाद का गूगल के समय ट्रांसलेशन का प्रयोग किया सहायता लेने के लिए, तो मैंने डाला कि मेरा बेटा 12 साल का है। तो उसको जब वो लेते हैं, आप अंग्रेजी में डालते हैं माय सन इज 12 years old, तो वो उस समय हिंदी में अनुवाद करता था कि मेरा बेटा 12 साल पुराना है।
तो ऐसा मशीनी अनुवाद होता था। लेकिन अब देखा गया है कि मशीनी अनुवाद में भी जो सॉफ्टवेयर आए हैं, आप देखेंगे बहुत से ऑफलाइन एप्स भी आए हैं, वो इन सब चीजों में ध्यान दिया जा रहा है कि ऐसा कोई विकृत अनुवाद जो है वो ना हो पाए। आप तो देखेंगे कि इस समय ऐसे ऐसे ऐप्स आए हैं कि सिर्फ आप अपने मोबाइल का स्क्रीन यदि वहां रख देते हैं तो वो फोटो देखकर भी अनुवाद कर देता है। तो इस तरह की बहुत सी जो तकनीकियां आई हैं उससे अनुवाद के प्रयुक्ति क्षेत्रों के लिए सहायता जो है इन एप्स और सॉफ्टवेयर मशीनी अनुवाद ने की है। लेकिन जब हम मानवानुवाद की बात करते हैं या मशीनी अनुवाद की बात करते हैं तो एक आदर्श अनुवादक के गुणों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो एक अनुवादक है उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का, और साथ में जब प्रयुक्ति क्षेत्र बढ़ रहे हैं तो उन प्रयुक्ति क्षेत्रों के विषय का भी उतना ही भरपूर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अनुवाद जो होता है वो एक पुनः सृजन की तरह होता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और उसके अनुभव से मैं स्वयं भी गुजरी हूँ कि जब मैंने डॉक्टर कासिम की अंग्रेजी किताब का अनुवाद करने का मुझे उत्तरदायित्व मिला, तो मैंने देखा कि उसके लिए एक जरूरी चीज ये होती है कि हम जिस भी व्यक्ति की किताब का अनुवाद या किसी भी व्यक्ति के भावों का अनुवाद करते हैं तो आपको अपने अंदर उस व्यक्ति को अनुभूत करना होता है, तब जाकर आप उसके भावों से और अपने भावों से तादात्म्य जब स्थापित करते हैं तो एक अच्छे पुनः सृजन का निर्माण अनुवाद के माध्यम से होता है। और इन सब चीजों में एक बात जो रह जाती है वो शब्दावलियों की या शब्दों की रह जाती है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि जब अनुवाद के प्रयुक्ति क्षेत्र बढ़े हैं तो वहां बहुत से अनुवाद के लिए जो शब्दावली निर्माण की तरफ ध्यान दिया गया, और हमारा जो तकनीकी शब्दावली आयोग है या अन्य जो अनुवाद संस्थान हैं उन्होंने उस बात उसके लिए कितने शब्दों का निर्माण किया और हम उनका प्रयोग करते हैं। और इस तरह से जो बीच बीच में जो तकनीकी समस्याएं आती हैं अलग अलग प्रयुक्ति क्षेत्रों में, उन सब के लिए शब्दावलियों का निर्माण आयोग ने किया है। कोई भी विषय मुझे लगता है ऐसा नहीं रहा है जिसके लिए शब्दावली या शब्दों का निर्माण नहीं हुआ है। आवश्यकता इस बात की है हम ज्यादा से ज्यादा इन शब्दों का उपयोग करें। हमारे कई व्याख्यानों में हमने सुना कि लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं या परिहास का विषय वो बन जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ अनुवादक और पाठकों पर निर्भर करता है कि वो उन शब्दों को परिहास की सीमाओं में ना ले जाएं, उनकी गहराई को समझें। और जो मुझे लगता है कि जो गहराई से अनुवाद को समझते हैं या अनुवाद के माध्यम से कोई कार्य कर रहे हैं तो वो इन शब्दों का निश्चित रूप से प्रयोग करते हैं। और मैं खुद भी जब विज्ञान लेखन में मुझे अनुवाद की आवश्यकता होती है तो इन मानक शब्दावलियों का मैं प्रयोग करती हूँ। बहुत से हमारे जो अलग अलग प्रयुक्ति क्षेत्र में जो लोग अनुवाद का प्रयोग करते हैं वो निश्चित रूप से इन आयोग की मानक शब्दावलियां आप देख रहे हैं, कितनी वृहद शब्दावलियां, कितना हमारे पास सहज साहित्य उपलब्ध है, सहज सहयोग इनका हम ले सकते हैं और लोग ले भी रहे हैं। तो इस तरह से इन शब्दावलियों, डिजिटल अनुवादों और जो भी तकनीकियां आई हैं इनके कारण जितने भी प्रयुक्ति क्षेत्र हैं उनको बहुत सरलता मिल रही है, बहुत सहयोग मिल रहा है अनुवाद के क्षेत्र में। और निश्चित रूप से जो अनुवाद है वो आगे बढ़ेगा और इस तरह से अनुवाद की जो प्रक्रिया है वो निरंतर आगे बढ़ेगी, हम उसका उपयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा। आपने मनुष्य की भाषा विषयक क्षमताओं का जिक्र करते हुए बिल्कुल सही रेखांकित किया कि मनुष्य स्वभावतः अनुवादक है। सच ही है, हम सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें कितनी, हम में से लगता है आज इस गोष्ठी में उपस्थित सभी लोग 2 या उससे अधिक भाषाएं तो जानते ही हैं। अनुवाद की प्रकृति का सविस्तार उल्लेख करते हुए आपने विविध प्रयुक्ति क्षेत्रों पर बात की और बताया कि धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र से आगे बढ़कर आज नई सदी में प्रयुक्ति के नए क्षेत्र खुल गए हैं।
आप देखिए कि पर्यटन पर आपने बात की, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, व्यवसाय, अनुवाद, अध्ययन जैसे जो नए प्रयोग के क्षेत्र आए हैं और वैश्वीकरण की भूमिका की इसमें आपने चर्चा करते हुए इसे वर्तमान परिदृश्य से बहुत अच्छी तरह जोड़ा। और सबसे बड़ी बात ये कि व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कई मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत रोचक प्रस्तुति है और बहुत सुंदर पीपीटी प्रदर्शन है। तो यह बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू फॉर धन्यवाद। जॉइनिंग अस टुडे।